हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर रजनीश कुमार, लेकर अपने नए एपिसोड ऑफ डॉक्टर्स टाइम में। और आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में और ऐसे एक डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हम लोगों को कई बार डर भी आता है, कई बार भ्रामक स्थिति आ जाती है, कई बार हमें अ, चेहरे पे शिकन आ जाती है। और अगर उसका सक्सेसफुल इलाज हो जाए तो लगता है कि भगवान ने हमें एक नई ज़िंदगी दे दी है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिससे सुनते ही हर किसी के मन में एक बार ज़रूर कँपकँपी आ जाती है कि भाई अब आगे क्या होगा? कैंसर अपने आप में लाइलाज तो नहीं है, बट उसका इलाज कई बार काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी लंबा चलता है। और इसको लेकर कई बार हमारे समाज में, हमारे परिवार में इस चीज़ को लेकर अनेक तरह के प्रश्न रहते हैं मन में। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारा एपिसोड हम बना रहे हैं अपने रांची शहर के, बल्कि रांची ही नहीं, मैं कहूँ पूरे झारखंड के सबसे जाने-माने हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सतीश शर्मा सर। सर, बहुत-बहुत वेलकम आपका यहाँ पे। थैंक यू सर बुलाने के लिए। थैंक यू। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, डॉक्टर सतीश कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर सतीश शर्मा जी ने रांची आकर ऑन्को के यानी कैंसर के इलाज में जो बेहतरी अभी लाए हैं, जितने नए-नए टेक्निक्स को वो यूज़ करते हैं अपने मरीज़ों को ठीक करने के लिए, और इनके रिज़ल्ट्स मैं कहूँ मार्वेलस हैं। मैं अपने परिवार में भी मैंने देखा है, मेरे कई पेशेंट्स मैंने सर के पास रेफ़र किए हैं। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। आप इतना पेशेंटली और इतने अच्छे तरीके से जो मरीज़ों का इलाज करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। सर पेशेंस तो जब भी उनको आप ऐसी बीमारी के बात बोलते हैं तो उनको पेशेंस चाहिए होता है। जी, तो अगर वो अपने डॉक्टर से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? सही है। सतीश, तो हमारा एक छोटा-सा ये प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डॉक्टर्स को, फ्रेंड्स को बुलाते हैं यहाँ पे। और ये एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये एक जानने का, समझने का एक ज़रिया भी होता है, जिसमें वो आपको एज़ अ पर्सन और आप क्या काम कर रहे हैं, आप समाज में किस तरह बदलाव ला रहे हैं, और एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ एंटरप्रेन्योर, आप इतनी जगहों पर जो कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा मरीज़ों को, और बल्कि उनके जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को एज़ अ समाज में क्या जानकारी होनी चाहिए डॉक्टर्स के बारे में, उसी को लेके ये हम लोग एपिसोड शूट करते हैं। सो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड सर। अब सर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि डॉक्टर सतीश शर्मा डॉक्टर कैसे बने? तो सर मैं यही मेरा घर कुज्जू में, रामगढ़ में, मैं वहीं पला बड़ा हूँ। जी, जी। और मैं देखता था कि बहुत लोग छोटी से छोटी बीमारी के लिए, अगर सर्दी खांसी के ऊपर कुछ भी हो गया तो लोग महानगर का रुख करते थे। और बहुत जो मैंने देखा था कि हमारे आसपास में बहुत लोकल लोग डॉक्टर नहीं थे, बहुत ही। आप रामगढ़ में देखेंगे तो बहुत, जब मैं पढ़ रहा था 10th में तो काफ़ी कम लोग थे डॉक्टर्स। जी, जी। तो हमेशा एक मन होता था कि अपने सोसाइटी का कोई आदमी डॉक्टर बन के आए और सर्व करे। तो आप उनसे ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी जो प्रॉब्लम है उसको साझा कर सकते हो। सही बात है। तो आपकी पढ़ाई और बाकी शुरुआती जो तो शिक्षा सर हुई? मैंने 10th अग्रसेन डीएवी पब्लिक स्कूल से किया है, जी। जो सांडी में भरीच नगर में है। अच्छा, अच्छा। और फिर 12th मैंने डीपीएस से किया है। और फिर मैं केएमसी मैंगलोर चला गया था एमबीबीएस करने के लिए। और उसके बाद मास्टर्स मैंने कोकिलाबेन से किया, और फिर डीएम मैंने जीसीआर अहमदाबाद से किया। सर, मैंने सुना है आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो क्या आपको मन था कि शुरू से ही मैं डॉक्टर ही बनूँ? नहीं, स्टार्टिंग से आप जब 8th के बाद 9th में आप बायोलॉजी और ये सब अलग सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। तो मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था, मैथ्स वीक था। तो एक, सारे डॉक्टर्स का हाँ, ये सारे था। डॉक्टर का तो मैथ्स वीक है, बायोलॉजी अच्छा है। ऊपर से आप देखते हैं कि आपके आसपास पेशेंट्स है जो नॉर्मल एलर्जी या अस्थमा के लिए भी लोग बाहर जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसको रोका जा सकता है। सही, सही। तो कैसा रहा आपका कॉलेज का सफ़र? तो कॉलेज का सफ़र काफ़ी अच्छा था, जहाँ भी मैं गया काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे। और वहीं से फिर इंस्पिरेशन हुआ, क्योंकि आप जब नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जब आपके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं होते हैं, तो आपको ज़्यादा पता नहीं होता मेडिकल के बारे में। तो आपको यही पता होता है एमबीबीएस, सही है। डॉक्टर मतलब एमबीबीएस के आगे तो आपको पता नहीं होता है। सोचते भी नहीं तो हम लोग। जब मैं केएमसी मैंगलोर गया तब मुझे पता लगा कि इसके आगे एमडी होता है, डीएम होता है। और वहीं से मुझे डीएम करने का प्रेरणा मिला कि अगर आप अपने स्टेट में जाए, आप अपने क्षेत्र पे जाए, तो जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसको लेके जाए।
ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब एक छोटे शहर से और एक छोटी मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जब आगे आते हैं, तो उस टाइम पे कई सारे सपने रहते हैं, लेकिन उन सपनों की शुरुआत जो होती है वो सिर्फ़ डॉक्टर बनने से रहती है, बट उसके आगे फिर पढ़ते जाना रहता पढ़ते है, जाना। देखते जाते हैं आप। सो आपने कैंसर जैसा जो स्पेशलिटी है उसको क्यों चुना? तो मुझे ऐसा हमेशा चैलेंजेस लेना अच्छा लगता था, और जब मैं एमडी कर रहा था तो मैंने देखा कि हर एक जगह से पेशेंट्स जो थे वो मुंबई आते थे, अच्छा, और उनको ऐसा था कि मोमेंट उनको डायग्नोसिस हम बताते थे और वो उस समय हार जाते थे। तो मुझे लगता था कि अगर आप एक ऐसे चीज़ से लड़ाई करें जिससे जीत पाना अभी तक मुश्किल है, और शायद नियर भविष्य में, क्योंकि वो जब जिस समय मैंने ये लिया था कोई ये ब्रांच लेना यही मैं लेना नहीं पूछना चाहता चाहता था। था बिल्कुल कि लोगों आप को पढ़ने लगता में था इतने कि अच्छे थे और कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस होता है, मोर्टालिटी होता है, मतलब कैंसर के डॉक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये कैंसर हम लोगों ने देखा है अपने के करियर में भी मैंने देखा है। हाँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो काम को कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? तो सही बात फिर है, हमें लगा कि, और फिर जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, अगर इस पे ज़्यादा शोध किया जाए तो बहुत आगे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा किया सकता जा है। सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ऐसे तो जनरली हम लोग बात करते हैं कि अपने डॉक्टर से कि वी आर जस्ट हैविंग सम जनरल टॉक्स, हुँ। क्योंकि लेकिन ये मेरा कोर फील्ड नहीं है और आपके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा होमवर्क किया अपना, तो उसको देखने के क्रम में मैंने देखा कि आपके पास डिग्रीज़ की लिटरली भरमार है। नहीं तो तो कहाँ-कहाँ से आपने अपनी डिग्रीज़ आगे उसके तो बाद सर फिर मैंने की? उसके बाद डीएम के बाद एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया। उसके बाद मैंने एस्मो करके यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी है, वहाँ से हाँ, एग्ज़ामिनेशन पास किया। मैं ऐसे बहुत सारे फोरम्स में बोलता रहता हूँ, जैसे आप अगर कभी देखे होंगे तो जी। अरे मैं बराबर जितने फ़ॉलो करता फॉलो हूँ करते आपको। हैं तो उसमें आपको एक क्या होता है, जितनी भी मीटिंग्स होती है या फोरम्स पे आप बोलते हो, जैसे हमारा भी एक झारखंड के लिए, झारखंड में जितने भी लंग कैंसर है उनका हम एनजीएस कराते हैं। एनजीएस? एनजीएस मतलब किस म्यूटेशन के चलते इसको लंग कैंसर हो रहा है। ओके, तो जैसे आप जानेंगे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, तो हाँ। हमने 200 लंग कैंसर पेशेंट को झारखंड से हमने उनका एनजीएस टेस्टिंग कराया है, एंड हम लोग वो स्क्रीन कर रहे हैं कि सबसे कॉमन म्यूटेशन झारखंड में कौन सा है। तो उसके हिसाब से फिर हम उनकी दवाई लिख सकते हैं, और उसके हिसाब से हम वो उस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। मैंने एक और पढ़ रहा था उसमें था कि लॉकडाउन का कैंसर के इलाज पे प्रभाव जैसा रिसर्च भी आपने किया है। तो ये रिसर्च ऐसा था कि उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे आईपीडीज़ बंद कर दिए गए थे, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स को बोला गया था कि रेगुलर ओपीडीज़ मत कीजिए, और जितने भी सिर्फ इमरजेंसी कैंसर पेशेंट्स को लेने को बोला गया था। जी, बहुत बार कीमोथेरेपी जो थी, कीमोथेरेपी, इंटेंसिव कीमोथेरेपी जो पहला लॉकडाउन हुआ था, उस समय हमें मना हो गई थी कि आप देंगे फिर बेड्स नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा, फिर अच्छा। हमने उस शोध में देखा कि बहुत सारे जो पेशेंट से ठीक हो सकते थे वो लॉकडाउन के डाउन टाइम प्रोग्रेस किया। तो कोविड ने सिर्फ डायरेक्टली मोर्टालिटी नहीं की, पर इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट बहुत मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा कराया उसने। मतलब सोचो कि कोविड में एक तरफ हम लोग परेशान हैं बेड्स के लिए एंड जिनके इलाज रुके हुए हैं, जिनके कैंसर के पेशेंट्स, तो ये तो उनके साथ ज़्यादती है एक तरह से। जाती थी, और मतलब लेकिन रिसोर्स भी हमारे पास नहीं थे। अगर मान लीजिए आप कीमोथेरेपी देंगे तो आप एक तरफ तो उनको कैंसर से बचा रहे हैं, पर हुँ। जैसे ही उनकी इम्यूनिटी कम होती उनको कोविड पकड़ हाँ, उनको लेता। कोविड पर पकड़ लेता। मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों ने फेस चैलेंजेस किया हमने होगा। फेस किया उस टाइम पे। इसी वजह से और आपने ये बहुत सारे जो रिसर्च कैंसर किया। पेशेंट होते हैं वो आपके नज़दीक में नहीं होते, हाँ, सही। वो दूसरे स्टेट से ट्रैवल करते हैं, दूसरे राज्य से ट्रैवल करते हैं। अब लॉकडाउन है, वो आएंगे कहाँ? जैसे जो आदमी, मान लीजिए अगर आज लॉकडाउन लग जाए तो पाकुड़ का मरीज यहाँ आएगा कैसे? कैसे आएगा? और पाकुड़ में कैंसर का तो कोई इलाज नहीं है, और चतरा में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। सच बात है। तो आपको क्या लगता है कि अभी हमारा स्टेट झारखंड वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि पहले जो हम लोग देखा करते थे कि कैंसर के क्षेत्र में हम लोगों का बहुत पिछड़ा स्थान था। क्या हम लोग अभी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सो अभी हमारे पास डॉक्टर्स तो और होने चाहिए, जी, बट टेक्निक वाइज हमारे पास रेडिएशन, पेट स्कैन, या फिर जितनी भी दवाई होती है, मान लीजिए मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो कीमो, टारगेट इम्यूनोथेरेपी अगर इंडिया में अवेलेबल है तो रांची में वो अवेलेबल होगा, जी, जी, जी। तो उसको अवेलेबल कराया जा सकता है। इवन रिसेंटली लास्ट ईयर से अभी तक हमने 4 लोग के लिए यूरोप से दवाई इंपोर्ट किया, कि जो इंडिया में दवाई लॉन्च नहीं हुई है,
जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, तो स्पेशल परमिशन लेके हमने उसको रांची किया। मंगा के लगवाया है उसको। यही बेस्ट बात आपकी लगती है, आप जो मरीज़ के लिए स्पेशल अटेंशन दे के आप देखते हैं। और मैंने कई लोगों से आपकी तारीफ़ सुनी इस चीज़ को लेके। क्या मोटिवेट करता है आपको? कैसे आप कर पाते हैं ये सारी उसका चीज़ें? सिर्फ एक ही है कि आप चेयर के उस साइड भी हो सकते थे। ये भगवान का बिल्कुल नसीब सच है कि बात। आप इस चेयर साइड है, पे आप उस साइड भी हो सकते थे। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर आप उस तरफ जाते हैं, जैसे मैं मिलने जाता हूँ अपने परिवारजन को लेके आपके साथ, तो इस तरफ जब रहता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस तरफ वाले डॉक्टर का एक्चुअली क्या वैल्यू है। हाँ। तो दोस्तों, ये एक चीज़ जो है मोटिवेशन हर डॉक्टर के लिए होनी चाहिए कि आप चेयर के उस साइड अगर आ जाते हैं तो आपको अपने से कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने जो उस तरफ चेयर के है वो कैसे आपके साथ बिहेव करे। तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और मैं समझता हूँ मेरे पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए ये समझने सीखने वाली चीज़ है, जिसको हम सब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा बीमारी ऐसा होता है कि बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप इतनी ओपीडीज़ क्यों करते हैं? पर जो बीमारी है, अगर आपने कहीं से सीटी स्कैन कराया और कहीं से आपने बायोप्सी करा लिया, उसमें आपको मैलिग्नेंसी आ गया। जी, जी, जी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी चाहेगा कि वो 1 मिनट भी वेस्ट करे और वो डॉक्टर को मिले। नहीं, नहीं, तो इसमें वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि डॉक्टर हमारे से प्रोफ़ेशन में क्या है कि हम वेटिंग नहीं दे सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है, आपको किसी डॉक्टर ने बोल दिया आपको कैंसर जैसा लग रहा है, आप कल आइए। पॉसिबल ही नहीं है। उनके उनके मेंटल स्थिति की वजह मेंटल से। स्थिति बहुत ही हालाँकि खराब। बदलता बहुत ज़्यादा कुछ तुरंत नहीं है, लेकिन हाँ, एक दिन के अंदर जो मनःस्थिति होती है, वो बहुत बदल जाती है। वो वैसा ही होता है जैसे आप एग्ज़ाम के पहले मंदिर जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो पढ़ाई की तो अच्छा एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो भगवान 2 मिनट की अटेंडेंस में कुछ चेंज नहीं करेंगे। चेंज नहीं कर सकते। ओपीडी से मुझे ध्यान आया कि आपके आई थिंक पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा ओपीडीज़ करने वाले में आप हैं, और हाँ, शायद एक दिन में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स जो आपने देखे हैं झारखंड में, वो भी आप ही का नाम आता है उसमें। यस। इसके बारे में बताएँ हमें कुछ। तो सर वही मैं बताया कि आप चेयर के उस साइड भी हो सकते हैं और आपको ऐसा हमेशा लगता है कि अगर आपने पेशेंट को नहीं देखा, तो उनकी कंडीशन बहुत बार वो बहुत बाहर से ट्रैवल करके आते हैं। राइट। तो हमने रांची में मैक्सिमम एक दिन में 165 पेशेंट्स देखे हैं। आयुष्मान और सारे एक दिन में 165 पेशेंट्स? देखे। और तो सर वो टीम होती है, मतलब जिसमें स्क्रीन करने वाले लोग होते हैं, टाइप करने वाले लोग हाँ, हाँ। होते हैं। मैं आपके ओपीडी में गया हूँ, मैंने देखा है, बहुत ही शानदार सिस्टम है आपका। बल्कि मैंने उसे अपने ओपीडीज़ में भी वो किया है, शुरू किया कि आपके यहाँ पे पहले स्क्रीन हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको पता रहता है जब आपके पास फ़ाइल पहुँचता है तो क्या-क्या बीमारियाँ हैं, यस, इनको क्या-क्या तकलीफ़ है, और दवा लिखने के लिए भी कोई एक जना रहते हैं। तो इससे आपका समय भी काफ़ी समय बचता बच है, जाता है। तो और आप आप कोड मरीज़ को प्रॉपर टाइम भी दे हाँ, पाते हैं। कोड टाइम जब पेशेंट का मेन ये है, हुँ, तो हमने डिवाइड कर रखा कि पेशेंट आता है, पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला इशू है वो कोई और हैंडल करता है, जो प्रीवियस हिस्ट्री का वो कोई और हैंडल करता है। आप कोर बात करते हो, पेशेंट से रिलेटेड बात करते हो कि आपको क्या तकलीफ, जी। फिर उसके बाद इंश्योरेंस अगर रहेगा तो उसके लिए एक और। सो आप एक बात बताएं, तो अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने मरीजों के साथ सही जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल, आपको खुद मरीज ही सारा वो नहीं, लेना है? मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप किसी को मिलने जाते हो तो आप चाहते हो कि अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो अगर मैं चाहूँगा कि मैं आपका जो प्राइम टाइम है आप वो मेरे 2 मिनट ही दें, हम्म, 5 मिनट ही दें। पर कोई भी मरीज के पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं। जी। आप 2 मिनट के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाएँगे। हाँ, पर सही सवाल को। हाँ, तो पर उनके साथ क्या होता है कि अगर आप सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहे हो, तो उनके पास सर कभी इंश्योरेंस का हो जाएगा, सर कभी ये बीमारी, वो बीमारी, तो दे विल वो कभी अपना कोर बात प्रॉब्लम्स से हट। बात नहीं कर पाएँगे। राइट, राइट, राइट। मतलब मरीजों के लिए भी बेहतर है, बेहतर है, और हमारे लिए भी बेहतर है कि हम अपने समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। सो सतीश, एक चीज़ बताएं मुझे कि क्या आपको लगता है कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं होते, किसी और चीज़ में होते तो आप इतना ही बेहतर होते, या आप इसी में सबसे बेहतर हैं? मुझे लगता है कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट ही बेहतर हूँ, अगर कुछ और होता तो इससे कम ही बेहतर होता। सो आपने कभी सेकंड थॉट्स दिए किसी और ब्रांच को नहीं, लेके? कोई नहीं? थॉट्स नहीं। दिस इज़ व्हाट मेक्स ए डॉक्टर परफेक्ट, आई थिंक। कि अगर आपके दिमाग में, जैसे मुझे शुरुआत से था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जरी ही करनी है, मुझे हड्डी का ही डॉक्टर बनना है। तो जब पहला एक्सरे मैंने रिड्यूस करके देखा था, तो हाँ, मतलब एक आया कि हाँ, हड्डी टूटी हुई, कलाई की हड्डी टूटी थी। तो मैंने उनका हम लोग रिडक्शन प्लास्टर बोलते हैं, मतलब खींच के बिठाया, उसके बाद प्लास्टर लगाया, उसको एक्सरे, उसका ऑपरेशन, मतलब उस प्लास्टर के बाद का एक्सरे देखा हम लोगों ने। तो जब वो देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो यही करना था, मैंने एकदम सही चीज़ चुना।
आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कैंसर स्पेशलिटी चुना, उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसा मोमेंट आया हो, कुछ ऐसा आया हो कि मतलब आपको रियलाइज़ेशन हो कि नहीं, आई एम एट द सही, एकदम सही, बिल्कुल सही जगह? नहीं, मुझे कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 में से 3 पेशेंट भी सेव कर लेते हो या किसी का लाइफ प्रोलॉन्ग कर देते हो, जैसे हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स या बिजनेसमैन या फिर सिविल सर्विसेज के लोग या फिर मतलब जुडिशरी के लोग हैं हमारे साथ ट्रीटमेंट, या उनके रिलेटिव्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि कैंसर 4th स्टेज हो गया, 6 महीने से 1 साल करने का क्या है? लेकिन हमने बहुत लोग को देखा है कि अगर आप बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके साथ असिस्टेंट्स को भी पता नहीं कि उनको कैंसर है। जी, और ये ब्यूटी है कि अब जो न्यूअर थेरेपी के साथ ये ब्यूटीज़ आ रही है कि लोग अपना काम कर पा रहे हैं, और वही अगर आप किसी को 5 साल दे देते हो तो उसमें वो बहुत कुछ कर बहुत कुछ कर पा सकते हैं आपने। और झारखंड जैसे जगह में जहाँ पे कैंसर सिर्फ बीमारी नहीं है, एक टैबू है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने जब पेरिफेरीज के लोगों को मिलते हैं हम लोग, तो उनका रिक्वेस्ट सिर्फ एक रहता है कि आप सर सिर्फ 1 साल की ज़िंदगी दे दीजिए। तो आदमी बोलता है 1 साल में तो आप क्या करेंगे? तो बेटी की शादी कर लेंगे, बेटा की शादी कर लेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि अगर कैंसर से रिलेटेड से कोई डेथ हो जाती है हुँ, या गाँव में पता लग जाता है कि वो कैंसर हो गया, तो शादी टूट जाती है उनके घर में। जी। तो ये एक टैबू है, छोटे जगह पे आप देखोगे तो कि एक टैबू है कि अगर इसके घर में कैंसर चल रहा है तो हमें भी हो सकता है। अभी रिसेंटली कल के ओपीडी में ही हमने देखा था कि एक पेशेंट थी इंडोमेट्रियल कैंसर की, यूट्रस कैंसर की, हुँ, हुँ। वो ठीक हो गई, उसको यूट्रस रेडिएशन, कैंसर मतलब बच्चेदानी का? बच्चेदानी का कैंसर ठीक हो गया। फिर उसका हमने, क्योंकि वो हमारे इधर से थी, मांडू साइड से थी, तो मैंने, दादी थी तो मैंने खोटा लैंग्वेज उससे बात किया कि क्या तकलीफ़ है। तो वो बोली कि हाँ हम तुमको अपना बात बता सकते हैं। तो बोली कि क्या तकलीफ़ है? तो बोले बाकी कोई भी तकलीफ़ नहीं है, मेरा एक ही तकलीफ़ है कि हम अपने पोते को तेल लगा सकते हैं कि नहीं, और हम खाना बना के खिला सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? तो बोली कि हमने सुना है कि छूने से कैंसर फैलता है। तो आप देखो कैंसर आप ठीक कर दे रहे हो, सही। लेकिन मेंटली तो वो उसी स्ट्रेस में ही है। तो आपको लगता है कि आपने सीटी स्कैन में पेशेंट को सर्जरी कर दिया, रेडिएशन दे दिया, कीमो कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया, आपके हिसाब से मेडिकली फिट है, बट वो भी सामाजिक अपने रूप आप को से। एक्सेप्ट नहीं करी कि वो ठीक है, ना सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। आई थिंक यहाँ पे एज अ डॉक्टर हम लोगों का रोल बहुत बढ़ जाता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे अब आपने ये चीज़ पूछा कि और कोई तकलीफ़ है कि नहीं, इतना टाइम निकाल करके हम डॉक्टर्स को इस पर ज़रूर वक्त देना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए उनके परिवारजन को भी। एंड मुझे लगता है कि जो आप अभी आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, कई सारे फोरम्स में आप बात करते रहते हैं, आई थिंक इससे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलता होगा। नहीं बिल्कुल, बहुत लोग उसके थ्रू भी आते हैं, बट आपको मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप पेशेंट को देखते हैं, एटलीस्ट लोकल पेशेंट को, तो मुझे लगता है कि अगर आप उनकी भाषा में बात करें तो उनके लिए बहुत सबसे बेहतर, कंफर्टेबल। मतलब आप उनकी भाषा में जहाँ तक हो सके बात करें। हाँ, जैसे अगर मुझे बंगाली पूरी नहीं आती, बट मैं ट्राई करता हूँ कि टूटी-फूटी भाषा में भी हाँ, बात करूँ। तो अगर बट कोई भी कंफर्टेबल है, बंगाली बहुत पेशेंट भी कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल जाते हो हैं, वो जाएगा सारी इससे, बातें अपनी बताते बता हैं। देंगे। बिल्कुल, एकदम सही बात बोली आपने। सो डॉक्टर सतीश, आप एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे आप देख रहे हैं कि झारखंड में कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर के काफ़ी नई-नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं। आज से 5 साल पहले बहुत सारी मशीन्स नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अभी और क्या स्कोप है, या अगला आने वाला दशक पूरा कैंसर स्पेशलिटी के लिए, झारखंड के लिए कैसा रहने वाला है? तो जैसे अभी झारखंड में हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है, हुँ, हुँ। वो एक अच्छा प्रॉमिसिंग है कि हमारे सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं जो रिलैप्स करते हैं, सबको बाहर जाना पड़ता है। दूसरा कार्टी सेल थेरेपी जो नया आ रहा है, वो नियर फ्यूचर में हम देखेंगे कि शायद स्टेट में आ जाए। जी। तो ये दोनों मेन फोकस होना चाहिए कि जिसके चलते मोस्ट ऑफ द हमारे पेशेंट्स बाहर जाते हैं। मतलब लेकिन आपने पिछले आप झारखंड से ही, यहीं से हैं, तो जब आप पढ़ाई करते थे या आप एमबीबीएस में थे, उस टाइम पे भी हम लोगों को आइडिया तो हो ही जाता था कि भाई हाँ, कौन कैसा कर रहा है। तो उस टाइम पे जो देखते थे और आज जहाँ आप अभी रांची को देख रहे हैं या झारखंड को देख रहे हैं, आपको कुछ बेहतर महसूस होता है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा तो मुझे ऐसा डेवलपमेंट लगता है लेके आए? कि वो जनरेशन का टाइम था। अभी के जो जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको पता है कि पेशेंट सेंट्रिक बहुत होना जी, है ना? और उनको पता है कि अपने कलीग का हेल्प सही टाइम पे लेना अच्छा है। अच्छा है। ये मतलब सही टाइम पे रेफर करना बहुत अच्छा है। बहुत ज़रूरी है, एकदम सही बात है। ये हम लोगों ने भी ये देखा है कि जैसे मैं हूँ या बाकी भी मेरे फ्रेंड्स हैं,
अगर मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो मैं नई दवाइयाँ नहीं, लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ आप फिजिशियन के पास जाके दिखा लो। बिल्कुल। ये पहले उतना नहीं था प्रचलन में, क्योंकि पहले जनरल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। हाँ। अब स्पेसिफाइड प्रैक्टिस हो रही है, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें। सर, एक सवाल जो मैं अपने देखने वाले व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे कैंसर है या क्या मुझे कैंसर हो सकता है? इसको जानने के लिए क्या कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं आपके फील्ड हाँ, में? तो सर जैसे कैंसर बहुत बार इनिशियल सिम्टम्स दे के आता है। जी। अगर आपके मुँह में छाला पड़ रहा है, और मैं कल भी एक न्यूज़ इसके साथ था, रिपोर्टर के साथ था, तो उनको मैं बता रहा था कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लोग 1 महीने से मुँह में छाला ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं। हाँ। वो नहीं हो सकता। ठीक है, सफ़ेद दाग है, सफ़ेद दाग है, वो उसमें ग्रोथ हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो लोकल दवाई लेके खा रहे हैं। तो ये सब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। दूसरा है कि अगर आपका वजन कम हो रहा है, 10% से ज़्यादा आपका वेट लॉस हो गया, हुँ। तो बिना कोई कारण के आप जिम भी नहीं जा रहे, जो खाना खा रहे वही खा रहे हैं, और उस पे आपका वेट लॉस हो गया, तो आपको देखने सोचना चाहिए कि कैसे वेट लॉस हो गया। जी। आपको बॉडी में हम लोग देखते हैं बहुत बार कि गले में गठान है, हाँ। और उसके लिए टीबी की दवाई खा रहे हैं 1 साल से, और वो गठान मिट नहीं रही है, तो अगेन वो एक सिम्टम्स है। जी। और जितने भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जहाँ हाई रिस्क लोग होते हैं, अब हाई रिस्क किसको बोलते हैं जी। कि अगर आप टबैको का सेवन किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, तंबाकू का। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, खैनी या फिर पुड़िया या फिर गुटखा। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, हुँ। तो आप हाई रिस्क इंडिविजुअल में आते हैं कि आपको कैंसर होने होने की की संभावना बहुत है। प्रबल संभावना है। राइट। दूसरा, अब अगर आप एक नया रिस्क फैक्टर देखेंगे तो ओबेसिटी, हुँ, हुँ। मोटापा। देखा गया है कि जितने भी नए कैंसर आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, हुँ, हुँ। तो इनके साथ मोटापा का डायरेक्ट लिंक। राइट। और तीसरा अल्कोहल है। तो ये सब अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको स्क्रीन करा लेना चाहिए। जनरली हम 40 के बाद स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। उसके साथ क्या होता है कि सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर, ओके। जिसमें अगर ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ होगी, कोई खराबी होगी, तो पता लग जाएगी। एलएफटी आरएफटी से क्या होगा, लिवर और किडनी स्क्रीन हो जाएगा। CA99 तो एक ट्यूमर मार्कर होते हैं, CA99 होता है। CEA होता है जो कोलोन को करता है। और अगर आपका उम्र 60 साल के ऊपर है तो एक प्रोस्टेट का एक PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। और महिलाएं हैं तो उनको CA125 करा लेना चाहिए। जी। महिलाओं में ये भी है कि अगर 40 के बाद उनको मैमोग्राफी कराते रहना चाहिए। अगर कुछ फैमिली हिस्ट्री है तो स्क्रीनिंग हम लोग 25 साल से ही चालू कर देते हैं। ओके। तो सर, ये क्या हम लोग खुद से स्क्रीन करा सकते हैं या हमें डॉक्टर से मिल के ही करवाना नहीं बेटर सर, ये रहेगा? तो कोई भी लैब टेस्ट है, ये तो आप खुद भी करा सकते हैं, और आपकी वैल्यूज अब नॉर्मल आए तो आप डॉक्टर को मिले, जी, दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं। एंड सर, एक सवाल जो है कि झारखंड, जैसा कि आपने बताया कि अभी काफ़ी बेहतर हो रहा है, तो क्या नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं अभी कैंसर? जैसे पहले सर इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी का यहाँ पे कम प्रयोग हो रहा था, जी। बट अभी इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, जिसमें स्टेज 4 कैंसर भी बहुत बार हमने देखा कि रिमिशन में चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जी जी जी। तो इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी हम लोग यहाँ पे काफ़ी कर रहे हैं। और जैसा अगर आप देखेंगे तो हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, जी। तो हमारे पास अराउंड 70 to 80 हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, मतलब मुंह के कैंसर, जिनको हमने इम्यूनोथेरेपी पे रखा है, ओके। सिर्फ एक साइड स्पेसिफिक में। इम्यूनोथेरेपी अपने देखने वालों के लिए एक बार बताना चाहिए कि क्या है एक्चुअली तो इम्यूनोथेरेपी? जैसा कि कीमोथेरेपी में आप देखते हैं कि बाल झड़ता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, या वीकनेस आ जाती है, तो इम्यूनोथेरेपी अगर आप देखेंगे तो ये सब साइड इफेक्ट्स इसमें होता नहीं है। मतलब जो कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इम्यूनोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स है, जैसे हाइपोथायराइड हो जाना, थायराइड का बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना। बट इन जनरल इम्यूनोथेरेपी के साथ हमने ऐसा देखा है कि जो आदमी है उसको पेशेंट अच्छे से टॉलरेट करता है, और पेशेंट बहुत बार हमारे पेशेंट्स हैं जो इम्यूनोथेरेपी लेके और सेम डे काम पे चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल कीमो से अलग है। कीमो जैसे सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स को हमारी इम्यून सिस्टम ही क्लियर कर देती है। हाँ, मतलब कहने का कि जो कैंसर के जो पहले जो कीमोथेरेपी जो चलती थी पहले, अभी भी चलती है, कीमोथेरेपी में इन जनरल बाकी सारे सेल्स को डैमेज होता है। हाँ, तो बाल झड़ना ये सब बाल देखते थे, झड़ना भी इम्यूनोथेरेपी होता में ये सब है, नहीं होता है। और इम्यूनोथेरेपी में ये सब नहीं कुछ भी आता नहीं। है। एंड लेकिन सारे केसेस के लिए इम्यूनोथेरेपी तो नहीं होती होगी? नहीं है, कुछ एक मतलब उसके लिए भी टेस्टिंग होती है। जी अगर टेस्ट में आप अगर है तो तब इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा होगा। जी।
उसके तो लिए उसके भी लिए भी आप मतलब टेस्ट करवा के हम लोग क्लियर आउट कर सकते क्लियर हैं। आउट करते कि क्योंकि महंगा थेरेपी होता है, अगर आप जी। कीमो से कंपेयर करेंगे तो 10 टाइम्स मोर कॉस्टली है। हाँ राइट, लेकिन साइड इफेक्ट्स वाइज बहुत कम है। बहुत कम है, रिस्पॉन्स वाइज कीमो से अच्छा रिस्पॉन्स है, जी पर जी जी। उसके लिए आपके टेस्ट पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे पहले होता था कि भाई कैंसर हो गया तो समझ लीजिए या तो आदमी जाएगा या फिर घर घर बिक पर जाएगा। तो अभी क्या पहले से आप बदलाव देख रहे हैं इस चीज़ में? अभी सर मतलब बहुत सारे फंड्स भी हमारे पास है, जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, जी जी जी। जो हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, वो इम्यूनोथेरेपी को कवर करता है। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ मणिपाल, वहाँ पे मणिपाल फाउंडेशन भी इम्यूनोथेरेपी को कवर करता है। ओके। और बहुत सारे एनजीओज हैं, अगर एक बार उसके परिणाम अच्छे आते हैं तो हम उनसे भी हेल्प के लिए बोलते हैं, तो वो भी वहाँ से भी हमें हेल्प आता है। सरकार अभी पहले से जागरूक हुई है इस चीज़ को लेके, कैंसर को लेकर के उसने कई सारे आई थिंक अभी ये भी प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं कैंसर को लेकर के। ये बराबर अभी झारखंड में भी आ रहा है या? नहीं नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट का भी एफर्ट है कि जो कैंसर केयर है झारखंड में इम्प्रूव करें, जी और वो एफर्ट हम लोग महसूस करते हैं कि वो है, पर ऑफकोर्स उसको आने में आपको दिखे उसमें टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत सारी हम लोगों ने बातें की डॉक्टर साहब, अब हम लोग आते हैं कुछ आपके पर्सनल सेगमेंट पे। सो डॉक्टर सतीश, आपका बचपन कैसा रहा? सर बचपन में छोटे जगह से था, कुछ भी शरारती थे? नहीं, शरारती नहीं थे, स्कूल में थे, और छोटा सा स्कूल था हमारा 30 बैच का, और हम लोग अपने दोस्तों के साथ, हाँ। अच्छा था बचपन तो। और कॉलेज में खेलने कूदने और बाकी चीज़ों में तो इन्वॉल्व मैं रहते जैसे थे? झारखंड से हूँ, तो एक जो जनरल होता हॉकी हमने स्कूल में सिखाया गया, तो हाँ, हॉकी हम वहाँ भी खेलते थे खेलते कॉलेज थे। में। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे? स्पोर्ट्स वर्जन में रहे। क्या बात है। उसके अलावा क्या शौक है आपके? उसके अलावा मतलब मैं, हॉबीज जिसको हाँ, कहें। हॉबीज बुक पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आप हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं? हाँ, तो सर मैं मेक श्योर करता हूँ कि जैसे मैं अगर मैं पेशेंट को एडवाइस देता हूँ, तो मैं खुद भी 45 मिनट से 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ। करते रहो। हाँ, उसके अलावा जैसा अभी रहता है कि भाई सब लोग आजकल ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, आपको कुछ है ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट? ये टाइम नहीं है, इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट सभी को रहता है उस समय की समय की कमी। सो अगर मैं पूछूं एक पॉइंट, एक लाइन में, एज अ पर्सन आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ गुड डॉक्टर, एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड हस्बैंड या फादर, या एज अ होल पूरा ग्रुप आपका, मतलब एज अ बंच आप अपने आप को देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को गुड नहीं बोल सकते हो, आपके सब 50-50% है। अगर आप गुड डॉक्टर्स बोलोगे तो कुछ पेशेंट्स एग्री करेंगे, कुछ एग्री नहीं करेंगे। गुड पर्सन तो बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म हो गया, क्योंकि उसमें आपके फ्रेंड्स आते ही, फैमिली आ जाती है, आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, आपके ऊपर काम करने वाले नहीं, लोग हैं। आपके बारे में मैंने आज तक बुरा नहीं सुना। तो आई थिंक यू हैव बैलेंस दैट वेरी वेल। नहीं सर, आप वो सर्कल से आते हैं। अच्छा, पूरा इसीलिए। कोई सर। आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब पर जो मरीज़ आते हैं वो काफ़ी हाई क्लास सोसाइटी के भी रहते हैं और एकदम ही लोअर क्लास से भी रहते हैं। तो एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आपका नज़रिया बदलता है? थोड़ा ट्रिकी कोई सवाल नजरिया है। नहीं है सर, जो मेरे खुद के लोकल लोग आते हैं उनसे खोटा में बात करता हूँ, जो ऊपर वाले थे उनसे इंग्लिश में बात करता बट एज सच कोई नहीं, इलाज और इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आना कोई उससे? फर्क तो नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं आना। अल्टीमेटली वो सारे आपको आपका फीस पे करके आते हैं। हम्म, अल्टीमेटली वो आपको ऐसा देख के आते हैं कि यू आर द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। राइट। बस इतना ही है। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 5 साल में मैं देखता हूँ कि शायद लोग जो यहाँ से जा रहे हैं झारखंड, मतलब अभी अगर आप देखोगे तो 10% ऑफ हमारा पॉपुलेशन तो मेरी ओपीडी से डेली ही बाहर जाते हैं। हम्म, तो मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में ये माइग्रेशन बंद होगा और दूसरे जगह से लोग इलाज कराने हमारे इधर है। हमारे यहाँ पास है। सही। और एक जो प्रश्न सारे डॉक्टर्स का रहता है या हम सभी लोग उससे जूझते रहते हैं, मतलब परिवार है, काम है, हॉबीज़ हैं, बच्चे हैं, कैसे बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को? तो सर प्रायोरिटाइज करना होता है कि आपको क्या करना है। राइट। थोड़ा तो आपको अपने आप को सेल्फ को थोड़ा, क्योंकि आप यू आर इन पब्लिक सर्विस, राइट। तो आपको अपने पर्सनल गेन से अपने आप को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि आपका परिवार हो सकता है पर व्हाट यू आर डीलिंग विद मेनी फैमिलीज। राइट। राइट। तो आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी फैमिली के चलते आपके 10 फैमिलीज
खराब नहीं कर सकते। एक एक मैं कहीं पे अभी पढ़ रहा था, एक 4 गैस बर्नर थ्योरी होती है ना। व्हाट इट सेज के जैसे एक गैस चूल्हा है 4 बर्नर वाला एंड एक गैस का सिलेंडर है, तो आप अगर ऑन करते हैं उनको तो उसमें ना सारे में एक जैसा फ्लेम्स जा ही नहीं सकता जा है। नहीं सकते। आपको किसी न किसी एक का फ्लेम कम करना पड़ता है और कभी कभी दूसरों का बेटर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम से मैं एक्चुअली इस पे लगा हुआ था। 8-10 साल से मैं हमेशा सोचता रहता था कि ऐसा कैसे हो जाए कि सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहें। हम लोग एज़ अ डॉक्टर पूरा पब्लिक सर्विस भी कर दें, उसमें भी एक्सेल करें, अपने करियर में एक्सेल करें, अपने फ्रेंड्स को भी साथ रखें, अपने फैमिली को भी पूरी तरह से टाइम दें, एज़ अ फादर भी हम लोग अपने बच्चों को भी पूरा टाइम दें। तो इसके बाद जब मैंने ये गैस बर्नर थ्योरी पढ़ी, तो उसके बाद मुझे काफ़ी उसमें सही चीज़ लगी कि ये कभी पॉसिबल हो नहीं नहीं सकता हो है। सकता। इसी में कभी एक का फ्लेम आपको कम करना है, कभी दूसरे का फ्लेम कम करना है, जिस समय जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो उसको ज़रूरत है, थोड़ा हाँ। ज़्यादा समय देना है। तो एज़ अ डॉक्टर हम सभी लोगों को इस चीज़ के लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ही नहीं, हम सभी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि सारा बैलेंस कैसे बनाया जा सके। उसी समय में सारा बैलेंस बनाते हुए में कभी-कभी अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी रहता है। चलिए डॉक्टर साहब, अब हम लोग बात करते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और बात करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस पर, ठीक है? एक इस जितने भी प्रश्न हैं उनका सिर्फ उत्तर सिर्फ आपको 1-2 शब्दों में ही देना है। बिल्कुल। एक चीज़ जो हर डॉक्टर को अपनानी चाहिए। हेल्दी लाइफ़स्टाइल। ग्रेट। आप किसे प्रेफ़र करते हैं, हॉस्पिटल का केओस या फिर घर वाला केओस? हॉस्पिटल केओस। हम लोग उसके लिए ट्रेंड हुए हैं ना। ट्रेंड हो गए, ट्रेंड राइट, हो गए ट्रू, बाहर। ट्रू, ट्रू। आप अपनी पूरा अडल्टहुड हॉस्पिटल केओस मैनेज करने में आपने गुजारा, तो उसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। सही बोला आपने, बिल्कुल। जल्दी उठना या देर रात तक जागना? जल्दी उठना। आपका फेवरेट स्ट्रेस बस्टर? दोस्तों से मिलना। गुड। अगर आपको छुट्टी मिले तो आप पहाड़ की तरफ जाना चाहेंगे या समुंदर की तरफ? समुद्र की तरफ। क्यों? आपको ग्राउंडेड रखता है। बिल्कुल। अ, आपको क्या बेहतर लगता है, मरीज थैंक यू डॉक्टर कहे या आपका रिसर्च पेपर पब्लिश? मरीज थैंक यू डॉक्टर बोले। यस, सारे रिसर्च पेपर्स भी एक्चुअली उन्हीं के लिए हैं हाँ, उनके कि लिए। ताकि हम मरीजों से थैंक यू सुन सकें। Yes. फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेजेस? व्हाट्सएप मैसेजेस। बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। फेवरेट एक्टर, रणवीर कपूर। एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। एक शब्द में खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पैशनेट अबाउट माई जॉब। ग्रेट। एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं? डिसिप्लिन पे आ सकूँ ये हम सभी लोग का ये रहता है, बट यू आर क्वाइट डिसिप्लिन्ड। सो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हम लोग मॉर्निंग वॉक में बराबर मिलते रहते हैं। सो ही इज़ वेरी मच डिसिप्लिन्ड। ये और डिसिप्लिन होने की बात कर रहे हैं, तो ये तो लगा रहना है सर, वो ख़त्म नहीं होगा आपका। सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू सतीश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सो दोस्तों, मैं बता दूं इनको कि ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट देखने वाले हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, इन्होंने कैसे टाइम निकाला ये इन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये इनका बेसिकली ओपीडीज़ का टाइम रहता है, जहाँ से हम लोगों ने इनका कुछ वक्त चुरा लिया है। सो बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए एंड एक प्रॉपर कन्वर्सेशन हो पाया। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे और बेहतर काम करते रहेंगे, हमारे पूरे झारखंड को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहेंगे। सो एक हमारा लास्ट सेगमेंट रहता है कि भाई हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके लिए हम आजकल गिफ्ट हैम्पर्स भी लेके आ रहे हैं। सो प्लीज़ लेते आइएगा। ये थोड़ा हेल्दी और नॉन हेल्दी सब चीज़ों का कॉम्बो है। थैंक यू।